हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स नाउ। आज है 20 मार्च 2024 और आज हम डिस्कस करेंगे 20 मार्च 2024 के द हिंदू न्यूज़पेपर के न्यूज़ आर्टिकल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ से। इससे पहले प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले लेक्चर पहली न्यूज़ से। Supreme Court will hear petition to stay CAA on 9th of April 2024। सुप्रीम कोर्ट ने जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नए सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स नोटिफाई किए हैं अभी अभी कुछ दिन पहले, उसको लेकर काफ़ी सारी पेटिशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई थी। जिस पेटिशन की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अब ये जो केस है वो सुनने के लिए रजामंदी दे दी है। 9 अप्रैल 2024 को ये केस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुना जाएगा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को सुनवाई के लिए लिस्टिंग की है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्यूसडे को एग्री किया है टू कंसीडर द क्वेश्चन ऑफ स्टेइंग ऑपरेशन ऑफ रूल्स नोटिफाइड अंडर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और सीएए ऑन अप्रैल 9। तो 9 अप्रैल को ये सुनवाई होगी और इसमें जो रूल्स हैं गवर्नमेंट इन पे आगे एक्ट करके सिटीजनशिप देने की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट ना करे, इसलिए जो पेटिशन है सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई हैं। यहाँ पर करीब 237 पेटिशंस को एक साथ सुप्रीम कोर्ट के 3 बेंच की एक जज के द्वारा चुना जा रहा था, जिस बेंच को हेड कर रहे थे डीवाई चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उन्होंने बोला है कि ये जो सुनवाई है 9 अप्रैल को की जाएगी। इसके साथ ही जो पेटिशनर थे उनका एक फेयर था या उनका एक पॉइंट था कि इस दौरान अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन रूल्स को इम्प्लीमेंट कर दे, तो यहाँ पर चीफ जस्टिस का रिमार्क था कि गवर्नमेंट डू नॉट इवन हैव इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस टू इम्प्लीमेंट दीज रूल्स एज ऑफ नाउ। तो अभी इमीडिएटली नई गवर्नमेंट के आने से पहले ये जो रूल्स हैं इनका इम्प्लीमेंटेशन मुश्किल है। केवल ये जो एक्ट है वो 2019 का पास हुआ था और उसके बाद 4 साल के बाद इस एक्ट के रूल अभी नोटिफाई किए गए हैं। तो कम से कम ये माना जा सकता है कि इलेक्शन से पहले तो इनको इम्प्लीमेंट नहीं करवाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में जो आर्गूमेंट आए थे और जो आर्गुमेंट आने वाले हैं अगले केस में, वो मेनली है कि सीएए जो रूल है वो केवल रिलीजियस आइडेंटिटी के बेसिस पर सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है। इसके अलावा वंस द प्रोसेस ऑफ ग्रांटिंग सिटीजनशिप स्टार्ट्स, एक बार इस एक्ट के तहत सिटीजनशिप देना अगर शुरू हो जाए तो इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। ये कुछ दिनों पहले होम मिनिस्टर के द्वारा भी बोला गया था कि अगर सिटीजनशिप प्रोसेस इस एक्ट के तहत शुरू हो जाएगी तो वो रोकी नहीं जा सकती, इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। और तीसरा जो मेन आर्गुमेंट है वो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के जो रूल्स हैं दे हैव डन अवे विद द स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सिटीजनशिप बाय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑन एप्लीकेशंस। तो पूरी तरीके से जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट की अथॉरिटीज है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा सिटीजनशिप की जो बेसिक एप्लीकेशन है इनिशियल फेज में वो स्क्रूटनाइज की जाती हैं और उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट है वो रिकमेंडेशन देती है, उसके बाद सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाती है किसी को। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट का जो पूरी मशीनरी है उसको साइडलाइन रखते हुए पूरा का पूरा जो सिटीजनशिप देने का अधिकार है वो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट में ही जाता हुआ दिख रहा है इस एक्ट के नॉर्म्स के हिसाब से। तो ये जो मेन आर्गूमेंट्स है, एक तो रिलीजियस आइडेंटिटी के बेसिस पर, दूसरा है कि एक बार स्टार्ट हो जाएगी सिटीजनशिप की प्रोसेस तो ये इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, और तीसरा है जो पूरी की पूरी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में जाएगी। ये मेन आर्गूमेंट है जिनके बेसिस पे आगे आने वाले 9 अप्रैल को ये जो केस है वो सुना जाएगा। अब बेसिक ये एक्ट क्या है इसको एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था और ये जो भी 3 नेबरिंग कंट्रीज हैं इंडिया की, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इसमें जो रिलीजियस माइनॉरिटी कंसीडर की जाती हैं, जो बेसिकली इस एक्ट में 6 माइनॉरिटीज़ को रिलीजियस माइनॉरिटी इन 3 नेबरिंग कंट्रीज में डिसाइड किया गया है और वो हैं हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन। तो इन रिलीजियस माइनॉरिटी जो इन कंट्रीज में रिलीजियस माइनॉरिटी है, इंडिया में रिलीजियस माइनॉरिटी नहीं माना गया है इनको एज सच इस एक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन ये जो रिलीजियस माइनॉरिटी है ये इन 3 कंट्रीज के रिलीजियस माइनॉरिटी की बात करती है। तो ये जो 6 कम्युनिटी है, ये 6 रिलीजन है, इनके जो इलीगल माइग्रेंट्स होंगे वो इंडिया में आके सिटीजनशिप ले सकते हैं और इनका सिटीजनशिप लेने का जो अधिकार है उसको फास्ट ट्रैक करके 11 साल से इनको रियायत देके 5 साल की सुविधा प्रदान की जाएगी इन ऑर्डर टू अटेन सिटीजनशिप ऑफ इंडिया।
तो फास्ट ट्रैकिंग सिटीजनशिप ये रिलीजियस आइडेंटिटी पे बेसिस है और बेसिकली जो पेटिशनर है उनका आर्गुमेंट है कि ये वॉयलेट करता है फंडामेंटल राइट टू नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वालिटी अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। इसके साथ ही साथ कुछ एक्सेप्शन भी हैं इस सीएए एक्ट के, और ये एक्सेप्शन क्या है? पहला एक्सेप्शन है कि इनको ट्राइबल एरियाज जो भी 4 स्टेट के हैं, असम, मेघालय, मिज़ोरम और त्रिपुरा, तो 4 स्टेट के ट्राइबल एरियाज़ में इनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, जिनको बेसिकली हम सिक्स्थ शेड्यूल बोलते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो सिक्स्थ शेड्यूल स्टेट हैं, असम, मेघालय, मिज़ोरम और त्रिपुरा, इनको इनमें सीएए इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो इनर लाइन एरियाज़ हैं, जिसको बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत इनर लाइन एरियाज डिफाइन किया गया है। नॉर्थ ईस्ट एरिया में ही मेनली ये इनर लाइन एरियाज है, यहाँ पर भी सीएए का कानून इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। एक और आर्गुमेंट दिया गया है पेटिशनर के द्वारा कि जो कट ऑफ डेट है 31 दिसंबर 2014, जो इस एक्ट में कट ऑफ डेट मानी गई है, वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 में प्रोवाइडेड कट ऑफ डेट जो मार्च 25 1971 है, उसको भी वायलेट करता है। तो अलग अलग आर्गुमेंट है जो जिसके बेसिस पे ये जो केस है वो सुना जाना है। बहरहाल जो मेन बात है वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, उसमें कौन कौन सी रिलीजियस माइनॉरिटी को कंसीडर किया गया है, किन 3 देशों की माइनॉरिटीज कंसीडर की गई हैं, और क्या इसमें एक्सेप्शन है। 3 नेबरिंग कंट्रीज है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। 6 रिलीजियस माइनॉरिटी है, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज, क्रिश्चियंस, और एक्सेप्शन है कि इनको शेड्यूल्ड एरिया जो नॉर्थ ईस्ट में आते हैं, और 4 एरियाज है, 4 स्टेट है जिनमें इनको इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा। वो स्टेट है असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। और इनर लाइन एरियाज जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में डिफाइन किए गए हैं अंडर द एक्ट ऑफ बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873, उनमें भी इनको इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है 21 लाख सिम कार्ड अभी के टाइम में बिना करेक्ट प्रूफ के ऑपरेट हो रहे हैं, ऐसा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा बोला गया है। 20 लाख सिम कार्ड्स इन यूज हैव फेक प्रूफ, यानी फेक प्रूफ से 21 लाख सिम कार्ड है वो ऑपरेट हो रहे हैं। कम से कम 21 लाख सिम कार्ड हैव बीन एक्टिवेटेड यूजिंग फेक आइडेंटिटी प्रूफ और फेक प्रूफ ऑफ एड्रेस डॉक्यूमेंट, ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने बताया है। और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने इसके साथ ही साथ जो मोबाइल ऑपरेटर्स हैं, भारतीय एयरटेल, एमटीएनएल, बीएसएनएल, रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया, इन सबको ये बोला है कि एक रीवेरिफिकेशन प्रोसेस किया जाए इन सारे टेलीफोन ऑपरेटर्स के द्वारा, जिससे कि जो बोगस या फेक आइडेंटिटी के थ्रू जो सिम कार्ड यूज़ हो रहे हैं उनको ख़त्म किया जा सके। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जो भी फेक आइडेंटिटी प्रूफ के साथ सिम कार्ड यूज़ हो रहे हैं, उन सिम कार्ड में मेजॉरिटी का यूज़ साइबर क्राइम्स और ऑनलाइन फ्रॉड्स के लिए किया जाता है। तो कहीं न कहीं साइबर क्राइम और ऑनलाइन फ्रॉड को ख़त्म करने के लिए भी ये जो फेक सिम कार्ड्स हैं, इनको रोकने की ज़रूरत है। इट वाज़ फाउंड दैट 1.92 करोड़ केसेस एन इंडिविजुअल हैड सब्सक्राइब टू मैनी मोबाइल कनेक्शन क्रॉसिंग द परमिटेड ऑफ 9 सिम कार्ड अक्रॉस सर्विस प्रोवाइडर्स अक्रॉस द कंट्री। तो डीओटी की जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की जो गाइडलाइंस है, उसके अकॉर्डिंग किसी एक इंडिविजुअल को मैक्सिमम 9 मोबाइल कनेक्शन लेने की जो परमिशन है वो है, लेकिन करीब 2 करोड़ केसेस के एनालिसिस से ये पता चला है कि काफ़ी सारे इंडिविजुअल ऐसे हैं जिनके पास 9 से भी ज़्यादा सिम कार्ड हैं। ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये जो पूरा डीओटी के द्वारा ये रिपोर्ट दी गई, ये एक नेशन वाइज एक एनालिसिस किया जा रहा है डीओटी के द्वारा, और ये संचार साथी एक प्रोग्राम है जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन चला रहा है, उसके अंतर्गत ही ये काम किया जा रहा है। इसमें संचार साथी एक सिटीजनशिप सेंट्रिक इनिशिएटिव है बाय डीओटी दैट एम्पावर्स सिटीजन्स टू नो द मोबाइल कनेक्शंस issued in their name and seek disconnection of any SIM card that they are not applied for। यानी मोबाइल साथी डीओटी का ही प्रोग्राम है, जिसमें कोई भी इंडिविजुअल देख सकता है कि उसके नाम पर कितने मोबाइल कनेक्शन इशू किए गए, और अगर कोई कनेक्शन उसके द्वारा अप्लाई नहीं किया गया तो उसको डिस्कनेक्ट करवाया जा सकता है यूज़र के द्वारा। तो ये जो संचार साथी प्रोग्राम है डीओटी का, ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि इसको पूछा जाए। संचार साथी प्रोग्राम, तो संचार साथी प्रोग्राम
साइबर क्राइम को रोकने के लिए एक अच्छी पहल मानी जा सकती है जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने स्टार्ट की है, संचार साथी प्रोग्राम बाई ड्यूटी। नेक्स्ट न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट ने समन इशू किया है टू रामदेव इन पतंजलि मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट केस। तो काफ़ी टाइम से सुप्रीम कोर्ट में मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट जो पतंजलि के बाबा रामदेव पर लगाया गया था, उसके रिलेटेड केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, और वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेदा पे कुछ चार्जेस लगाए थे फॉर पब्लिशिंग मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट इन वॉयलेशन ऑफ ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954। तो इस न्यूज़ में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला एक्ट जिसकी यहाँ पर बात की गई है, ड्रग्स एंड मैजिक मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954। इससे पहले भी पतंजलि को सुप्रीम कोर्ट ने ये पहले बोला था कि किसी तरह का मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट नहीं किया जाना चाहिए, और किसी भी सो कॉल्ड मेडिसिन जो इस कंपनी के द्वारा लॉन्च की जाती है उसको एक परमानेंट सॉल्यूशन या परमानेंट रिलीफ टू क्लाइंट्स नहीं कहा जाना चाहिए किसी भी डिजीज़ के लिए। ये वॉयलेशन है 1954 के इस एक्ट का। तो यहाँ पर ये एक्ट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये एक्ट जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स से रिलेटेड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है, उनको कंट्रोल करने का, उनको रेगुलेट करने का काम करता है। तो ये एक्ट है ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954। नेक्स्ट न्यूज़ है, राइट्स कंडक्टिंग फीजिबिलिटी स्टडीज अलोंग आईएमईसी कॉरिडोर। यहाँ पर आईएमईसी कॉरिडोर की बात की जा रही है इस आर्टिकल में। आईएमईसी कॉरिडोर इंडिया मिडिल ईस्ट ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को कहा जाता है। पहले हम इसका रूट देख लेते हैं। यहाँ पर इस फिगर में आईएमईसी कॉरिडोर का रूट दिया गया है, इंडिया मिडिल ईस्ट ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। ये कॉरिडोर इंडिया से स्टार्ट होता है और यूरोपियन कंट्रीज तक जाता है। इसके जो मेन पॉइंट्स हैं, मेन जिनको माइलस्टोन बीच बीच में माने जा सकते हैं, वो हैं, पहला इंडिया के मुंबई पोर्ट से ये स्टार्ट होता है, इंडिया से यूएई, देन अरेबिया सऊदी अरेबिया के बाद ये जाता है इजराइल, वहाँ से ग्रीस, इटली और फ्रांस के लिए ये कॉरिडोर प्लान किया गया है। ये एक प्रपोज आईएमईसी कॉरिडोर है जिसमें रेल है, रोड है और शिप है। ये मेन ट्रांसपोर्टेशन लेन्स हैं या ट्रांसपोर्टेशन मोड हैं। एक तरह से मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट का इसमें हेल्प किया जा रहा है। जैसे मुंबई से यूएई में के जाबेल अली पोर्ट तक अगर जाया जाएगा तो ये सी रूट के थ्रू ये डिस्टेंस कवर की जाएगी। उसके अलावा यूएई से पूरा सऊदी अरेबिया का जो रीजन है वो रेल रूट उस रीजन में बिछाया जाएगा, और सऊदी अरेबिया से इजराइल और इजराइल से फिर ग्रीस सी रूट के थ्रू कवर किया जाना है। ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, ये जो कनेक्टिविटी है बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन कंट्रीज, उनको और स्ट्रांगली और सेफली कोई भी ट्रांसपोर्टेशन किया जाए गुड्स एंड सर्विसेज का, उसके लिए स्टेब्लिश किया जा रहा है। ये प्रपोज है एज ए मल्टी मोडल नेटवर्क जिसको ईस्ट कॉरिडोर और नॉर्थ कॉरिडोर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। इंडिया से अरेबियन गल्फ तक ये जो कॉरिडोर है इसको ईस्टर्न या ईस्ट कॉरिडोर कहा जाता है, और गल्फ से लेकर यूरोप तक इसको नदर्न कॉरिडोर बोला जा रहा है। इस कॉरिडोर में ये इस रूट के साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी केबल, हाइड्रोजन पाइपलाइन और हाई स्पीड डेटा केबल भी बिछाई जानी है। अब इसमें कौन-कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, इसमें मेनली हैं, इनकी सिग्नेटरी कंट्री हैं इंडिया, यूएसए, सऊदी अरेबिया, यूएई और यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में इटली, फ्रांस और जर्मनी इसमें अभी शामिल है। तो यूरोप के लिए काफ़ी क्रिटिकल और काफ़ी इम्पोर्टेंट ये जो प्रोजेक्ट है वो माना जा रहा है। इट एम्स टू क्रिएट ए कॉम्प्रहेंसिव ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क जिसमें रेल भी होगा, रोड भी होगा, सी रूट भी होगा, जो इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप को कनेक्ट कर रहा है। इट एनहेंसेस ट्रांसपोर्टेशन एफिशिएंसी। इसके साथ ही साथ इस पूरे एरिया में जो अभी का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, अगर यूरोप और इंडिया के बीच जो भी ट्रेड होता है वो सूज कैनल से पास होता है, जो पिछले कुछ सालों में और पिछले कुछ दिनों में सूज कैनल वाला जो रास्ता है बहुत रिस्की भी है, और वहाँ पर सी पायरेट्स के द्वारा समय-समय पर अटैक किया जाता है, जिससे कि जो पूरी कम्युनिकेशन लाइन है, सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन है, जो ट्रेडिंग है, वो कहीं न कहीं
बहुत रिस्की जो लेन्स है उनसे होकर पास करती है, और हouthi रिबेल्स के द्वारा पिछले कुछ महीनों से जो अटैक किए जा रहे हैं, उससे भी बड़े लेवल पर इन कंट्रीज के बीच जो बिजनेस है वो हैम्पर हो रहा है, ट्रेड में बहुत ज़्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ रही हैं। तो उस रिस्की रूट को बाईपास करके ये जो IMEC का रूट है ये प्रपोज किया गया है, और जो इंडिया, सऊदी अरेबिया, इसराइल और यूरोपियन यूनियन, इन चारों कंट्री और ब्लॉक्स ऑफ कंट्रीज के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। जो गल्फ ऑफ सूज कैनाल और उस एरिया की पूरी रिस्की जो सिनेरियो है उसको अवॉइड करेगा, और यूरोप और इंडिया के बीच का जो ये पूरा रीजन है इसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट और फर्दर सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन इफिशियंसी बढ़ेगी, कॉस्ट भी बढ़ेगा, क्योंकि ये जो रूट है वो शॉर्ट रूट है, सूज कैनाल के रूट से काफ़ी शॉर्ट रूट है, तो इट विल रिड्यूस कॉस्ट। इसके साथ ही इट विल इंक्रीज इकोनॉमिक यूनिटी, इट विल जनरेट एम्प्लॉयमेंट, और ग्रीन हाउस गैस एमिशन को भी लोअर करेगा। ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट माने जा सकते हैं IMEC कॉरिडोर के। इट इज एक्सपेक्टेड टू ट्रांसफॉर्म इंटीग्रेशन ऑफ एशिया, यूरोप एंड मिडिल ईस्ट बाई फैसिलिटेटिंग ट्रेड एंड कनेक्टिविटी। तो एशिया, यूरोप, मिडिल ईस्ट में जो ट्रेड और कनेक्टिविटी है वो और ज़्यादा बढ़ाएगा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। इसकी सिग्नेटरी कंट्रीज हो गए USA, इंडिया, सऊदी अरेबिया, UAE और यूरोपियन यूनियन। ये पूरा जो कॉरिडोर है ये एशिया, यूरोप और मिडिल ईस्ट में है, लेकिन USA में भी इसमें सिग्नेटरी है। तो ये जो न्यूज़ है इसमें बात की जा रही है कि इस रूट के दौरान जो रेलवे कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट हैं वहाँ पर इंडिया का लीडिंग रेलवे PSU राइट्स लिमिटेड वो भी फिजिबिलिटी स्टडीज़ में अपना पार्टिसिपेट कर रहा है। उसके द्वारा काफ़ी स्ट्रेटेजिक जो भूमिका है वो निभाई जा रही है। रेल कॉरिडोर दैट पासिस थ्रू UAE, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन एंड इसराइल। तो UAE, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन और इसराइल से जो रेल कॉरिडोर जाएगा उसमें राइट्स और AD पोर्ट्स जो इंडिया के हैं उनके द्वारा पार्टिसिपेट किया जा रहा है। इसमें अगर स्पेसिफिक स्ट्रेचेस की बात करें तो प्रपोज रेल रूट फ्रॉम जाबेल अली जो पोर्ट है UAE से लेके हाइफा जो इसराइल में है, करीब 2565 किलोमीटर का ये लिंक है। उसमें से 745 का जो लिंक है वो इस रेलवे PSU राइट्स लिमिटेड के द्वारा डेवलप किया जाना प्रपोज्ड है। इसके साथ ही अबू धाबी और हाइफा स्पैन और अलग अलग स्ट्रेचेस हैं जिसमें राइट्स के द्वारा प्रपोज किया जाना, ये जो कॉरिडोर में रेल कनेक्टिविटी है वो डेवलप की जानी प्रपोज्ड है। तो इंडिया का भी पार्टिसिपेशन IMEC कॉरिडोर में एक अच्छे लेवल पे देखने को मिल सकता है। तमिलनाडु स्टार्टअप अपना पहला रॉकेट लॉन्च करने वाला है। चेन्नई बेस्ड एक स्टार्टअप है जिसका नाम है अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड। इट विल लॉन्च इट्स फर्स्ट रॉकेट अग्निबाण सॉर्टेड, जिसका पूरा नाम है अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर, जो सतीश धवन स्पेस स्टेशन श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा फ्राइडे को। और अगर हम अग्निबाण सॉर्टेड जो इस रॉकेट का नाम दिया गया है उसकी बात करें, इट विल इंडियाज फर्स्ट लॉन्च फ्रॉम ए प्राइवेट लॉन्च पैड। तो ये इंडिया का प्राइवेट, अगर रॉकेट की बात करें तो सेकंड प्राइवेट रॉकेट होगा, और पहला ऐसा प्राइवेट रॉकेट होगा जो प्राइवेट लॉन्च पैड से लॉन्च किया जाएगा। तो अग्निबाण का जो स्पेसिफिक पॉइंट है ये सेकंड प्राइवेट रॉकेट है, और पहला अ, ऐसा प्राइवेट रॉकेट है जो प्राइवेट लॉन्च पैड से लॉन्च किया जाना है। ये इंडिया का पहला सेमी क्रायोजेनिक इंजन पावर्ड रॉकेट लॉन्च होगा, और वर्ल्ड का फर्स्ट सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन डिजाइन एंड बिल्ट इंडिजिनियसली रॉकेट होने वाला है। मतलब 3 पॉइंट हो गए। सेकंड प्राइवेट रॉकेट ऑफ इंडिया हो गया, और फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट जो प्राइवेट लॉन्च पैड से लॉन्च होगा, और फिर उसके बाद फर्स्ट सेमी क्रायोजेनिक इंजन पावर्ड रॉकेट लॉन्च होगा, और दुनिया का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन जो डिज़ाइन किया गया है इंडिजिनियसली वो होने वाला है। अग्निकुल कॉस्मोस ये जो कंपनी है 2017 में इस्टेब्लिश की गई थी, और ये पहली ऐसी कंपनी है जिसने इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत इन स्पेस जो इनिशिएटिव है उसमें इसरो के साथ एग्रीमेंट साइन किया है। और 2020 में ये जो एग्रीमेंट है वो साइन किया गया था। ये जो रॉकेट लॉन्च किया जा रहा है अग्निबाण सॉर्टेड, ये एक सब ऑर्बिटल लॉन्च है, और ये साउंडिंग रॉकेट नहीं है, सब ऑर्बिटल लॉन्च है, यानी कि ऑर्बिट में परिक्रमा करने के लिए, ऑर्बिट में ऑब्जर्वेशन लेने के लिए लॉन्च किया जा रहा है। अग्निकुल का ये जो रॉकेट है सेकंड प्राइवेटली डेवलप रॉकेट है,
तो पहला रॉकेट कौन-सा था? पहला रॉकेट प्राइवेट इंडिया का था 2022 में विक्रम एस जो लॉन्च किया गया था, जिसको फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट माना जा रहा है, जिसको हरिकोटा से ही लॉन्च किया गया था। तो ये सेकंड प्राइवेट रॉकेट और पहला प्राइवेट लॉन्च पैड से होने वाला रॉकेट होने वाला है अग्निबाण सॉर्टेड। एक्टिविस्ट कॉल फॉर बॉर्डर मार्च इन लद्दाख टू मार्क लैंड लॉस टू चाइना। यहाँ पर लद्दाख में सोनम वांगचुक जो वहाँ के सोशल रिफॉर्मर हैं, जिनके द्वारा पिछले 14 दिन से भूख हड़ताल की जा रही है, और ये जो भूख हड़ताल है ये लद्दाख के कुछ डिमांड्स को लेकर है, जिसको अभी तक गवर्नमेंट के द्वारा नहीं माना गया है। तो इनके द्वारा ये बोला गया, इनकी जो मेन डिमांड है वो है लद्दाख को एक स्टेट का दर्जा देना और इसको 6 शेड्यूल में इंक्लूड करना। 6 शेड्यूल में इसको इंक्लूड करने की डिमांड इसलिए की जा रही है क्योंकि लद्दाख के जो रिसोर्सेज है उनको लोगों के द्वारा लोगों के लिए सेव किए जाने की बात 6 शेड्यूल स्टेट में मेजरली की जाती है। तो इसके तहत ही अब इनके द्वारा एक नई कॉल दी गई है कि करीब 10,000 लोग लद्दाख में मार्च करने वाले हैं अलोंग इंडिया चाइना बॉर्डर, और ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अलोंग ये जो मार्च है ये होने वाला है, और इसके द्वारा शोकेस किया जाएगा, ये बताया गया है इनके द्वारा कि इंडिया का कितना लैंड चाइना के लिए छोड़ दिया गया है। ये जो बात है ये हाईलाइट करने की कोशिश की जाएगी सोनम वांगचुक और इनके ये जो लोकल लोग हैं इनके द्वारा। Around 10,000 people from Ladakh will march to border along China to showcase how much land has been lost to the neighboring country China. Climate activist and education reformer Sonam Wangchuk said. अब ये जो एरिया है जिसमें इंडिया और चाइना के बीच जो झड़प हुई थी, जो डिस्प्यूट हुआ था, ये एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ था जिसको माना जा रहा है 2020 में हुआ था कोविड के दौरान। तो वो उस पर्टिकुलर एरिया में 15 जून 2020 के बाद गालवान वैली में ये जो डिस्प्यूट हुआ था जिसमें 20 इंडियन सोल्जर्स मारे गए थे, ये एक वॉलेंट क्लैश था विद चाइनीज पीपल लिबरेशन आर्मी, जिसके बाद सेवरल राउंड्स ऑफ टॉक्स दोनों कंट्रीज की आर्मी के बीच हुआ, लेकिन कोई फाइनल या फ्रूटफुल सॉल्यूशन नहीं हुआ, और डिसएंगेजमेंट थोड़ा बहुत डिसएंगेजमेंट देखा गया बॉर्डर पे। लेकिन इससे क्या हुआ, एक बफर जोन बन गई, और बफर जोन लद्दाख के एरिया में बनी है, और ऐसा कहा जाता है कि ये इस एरिया में चाइना ने अपना अधिकार कर लिया है। तो किसने एरिया इंडिया का है जिस पे 2020 की झड़प के बाद चाइना ने अधिकार कर लिया है, और जो लद्दाख के लोगों के लिए नॉन गो एरिया बन गया है, जिसमें अब ये लोग अपने जानवरों को लेकर पास्चर लैंड में चराने के लिए नहीं जा सकते। तो यही मेजर कंसर्न है लोकल लोगों का, जिसको यहाँ पर हाईलाइट किया जा रहा है। ये जो मेन एरिया है ये है फिंगर एरिया, जो पैगोंग सो लेक के नॉर्थ और साउथ बैंक में स्थित है। फिंगर लो एरिया करीब थर्ड फिंगर तक का जो एरिया वो इंडिया के अधिकार में है, उसके आगे के जो एरिया हैं वो चाइना के अधिकार में है। इसके साथ ही डेंचोक और चुसुल भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अलोंग है, जिसपे यहाँ पर मार्च किए जाने की बात की गई है। ये 27 मार्च और 7 अप्रैल को ये मार्च ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो लद्दाख के लोगों का कंसर्न है कि प्राइम पास्चर लैंड दैट आर बीइंग टर्न इनटू सोलर पार्क। तो यहाँ पर जो लैंड है कुछ या तो वो चाइना के अधिकार में है जिनको और या फिर इंडिया के कुछ कॉरपोरेट हाउसेस के अधिकार में दिया जा रहा है, जो अब अभी तक जो पास्चर लैंड थे वहाँ पर अब सोलर पार्क बनाया जा रहा है, जिससे जो लोकल लोग हैं उनको अपने जानवरों को चराने के लिए पास्चर लैंड नहीं बच रहे हैं, और उनके लाइवलीहुड पर असर पड़ रहा है। तो इसी के लिए ये जो मार्च है ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। रेलवे अर्नड 1,230 करोड़ फ्रॉम कैंसिल्ड वेटिंग लिस्ट टिकट इन 3 ईयर्स। तो ये एक आरटीआई क्वेरी से ये बात एक डेटा सामने आया है, जिसमें बताया गया कि इंडियन रेलवे ने करीब 1230 करोड़ रुपए पिछले 3 साल में कमाए हैं, और ये जो कमाई हुई है ये कैंसिल्ड वेटिंग लिस्ट टिकट के कारण हुई है। पिछले कुछ टाइम में इंडियन रेलवे के द्वारा बहुत बड़ी वेटिंग लिस्ट निकाली जाती है, जितनी कैपेसिटी नहीं होती उससे भी ज़्यादा वेटिंग लिस्ट निकाली जाती है, और उसके बाद ये होता है कि वेटिंग लिस्ट वाले जो कस्टमर हैं उनको सीट ना मिलने के कारण उन्हें टिकट कैंसिल करना पड़ता है। उस कैंसिलेशन में कुछ ना कुछ डिडक्ट होता है उन कस्टमर के अमाउंट में से, टिकट अमाउंट में से, और जिसकी वजह से ये एक बहुत बड़ा अमाउंट होने की वजह से करीब 1230 करोड़ रुपए की केवल टिकट कैंसिलेशन में रेलवे की अर्निंग हुई है। तो ये एक आरटीआई
से सामने आया। ये एक डेटा है जिसमें बात की जा रही है कि ये जो इससे क्लियर दिखता है कि रेलवे की जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड है और कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए बहुत बड़े लेवल पे कोई काम नहीं किया गया है। लेकिन रेलवे इज अनेबल टू कैटर टू इंक्रीजिंग डिमांड। दे शुड गेज द डिमांड पैटर्न एंड अवॉइड ऑफरिंग टू मैनी वेटिंग लिस्ट टिकट। जब बहुत बड़े संख्या में लोग होते हैं तो और इतने बड़े लेवल पे कोई स्कोप नहीं होता है कंपनी फॉर एकोमोडेटिंग सच ए लार्ज नंबर, तो जो लिस्ट निकाली जाती है उसको भी लिमिटेड नंबर में ही निकाला जाए जिससे लोगों को एक्स्ट्रा टिकट ना बुक कराना पड़े और उनका जो डिडक्शन है वो ना हो। तो रेलवे के लिए कहीं ना कहीं ये रिफॉर्म का पॉइंट है जिसको देख के चलना होगा। इंटरनेशनल न्यूज़ में है, हांगकांग ने अपना नया नेशनल सिक्योरिटी लॉ पास किया है और ऐसा माना जा रहा है कि जब से हांगकांग के लेजिस्लेटिव काउंसिल में रिसफल हुआ है, एक ओवरऑल इलेक्टोरल ओवरऑल देखा गया, उसके बाद चाइना के जो लॉयलिस्ट हैं वो हांगकांग के लेजिस्लेचर में है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में है, जिसके बाद ये जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ये बहुत हार्श नेशनल सिक्योरिटी एक्ट चाइना के सपोर्ट में लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा पास किया गया है। इस बिल का नाम है सेफगार्डिंग नेशनल सिक्योरिटी बिल और ये एक स्पीडी वे में पास कराया गया है। इससे पहले भी 4 साल पहले a similar law was imposed by Beijing 4 years ago which has already largely silenced opposition voice। तो चाइना ने ऑलरेडी 4 साल पहले हांगकांग के लिए ऐसा लॉ पास किया था जिसने डिसेंट को बहुत हद तक रोक लिया था। उसके बाद ये नया नेशनल सिक्योरिटी एक्ट और ज़्यादा ऑपोजिशन की वॉइस को रोकने का काम करेगा, ऐसा बताया गया है। न्यू लॉ थ्रेटन्स स्ट्रिंजेंट पेनल्टी फॉर वाइड रेंज ऑफ एक्शन अथॉरिटीज कॉल थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। तो नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट और जेल टर्म इस एक्ट में डिफाइन किए गई हैं। तो कहीं ना कहीं चाइना का ये जो असर है वो भी इस लॉ में देखा जा सकता है जो हांगकांग में अभी पास कराया गया। विथ स्ट्रॉन्ग लीगल ट्रेडिशन नीदरलैंड्स बिकम्स वर्ल्ड्स लीगल बैटलफील्ड। तो यहाँ पर नीदरलैंड के बारे में बताया गया। नीदरलैंड पिछले कुछ सालों में वर्ल्ड का लीगल बैटलफील्ड बन गया है। नीदरलैंड ही क्यों? नीदरलैंड की जो कैपिटल है हेग, यहाँ पर दो वर्ल्ड के इम्पोर्टेंट कोर्ट्स स्थित हैं। वो कोर्ट हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये जो दोनों कोर्ट हैं, इनकी पिछले कुछ सालों में जो रूलिंग्स हुई हैं उनको देखते हुए ऐसा लगता है कि एक वर्ल्ड का लीगल बैटलफील्ड नीदरलैंड बन गया है। अ सिटी ऑफ हेग हैज़ टू मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इंटरनेशनल कोर्ट्स दैट हैज़ ऑलरेडी कास्ट हेडलाइन। और इसने बड़े बड़े डिसीजन वर्ल्ड अफेयर्स को लेकर दिए हैं, जैसे कि रसिया ने जो यूक्रेन पे अटैक किया है या इन्वेड किया है, उसके बाद इसराइल और गाज़ा स्ट्रिप में इसराइल के द्वारा जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसराइल के द्वारा जो अटैक किया है उसकी बात करें, या फिर एनवायरमेंट रिलेटेड कुछ कार्रवाई सेल कंपनी पे जो की गई थी, और एनवायरमेंट रिलेटेड अदर केसेस में भी रसिया की एक ऑयल कंपनी पे जो पेनल्टी $50 बिलियन का जो केस था, वो सारे जो रूलिंग है वो इन कोर्ट्स के द्वारा जो नीदरलैंड में स्थित है उन्हीं के द्वारा दी गई हैं। तो यहाँ पर नीदरलैंड एक बैटलफील्ड, लीगल बैटलफील्ड बनता जा रहा है वर्ल्ड का, ये बताया गया है। इसके अलावा भी जो कोर्ट हैं उनके द्वारा समय समय पर अलग अलग जो डिसीजन हैं उनको देखते हुए यहाँ पर नीदरलैंड को हाईलाइट करके ये बताया गया। तो यहाँ पर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हेग में 2 इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। इसके अलावा भी यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड लेवल पे काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन के हेडक्वार्टर नीदरलैंड में स्थित हैं। पहले तो ये हो गए आपके क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, दूसरा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और इसके अलावा है ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। इसका हेडक्वार्टर है नीदरलैंड में। यूरोपोल का हेडक्वार्टर है नीदरलैंड में। तो नीदरलैंड यहाँ इंपॉर्टेंट है। तो ये थे आज के न्यूज़ आर्टिकल्स। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक यू।